हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हितश्विनी। जैसे कि आप सबको पता है, अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड का Q3 का रिज़ल्ट आ चुका है और इस डेटा को समझने के लिए मैंने एक AI टूल बनाया है जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। डेटा मतलब इतना नॉन फाइनेंशियल पीपल के लिए कॉम्प्लेक्स होता है समझना, उस टेबल को समझना, एनालाइज करना, प्रॉफिट समझना, प्रॉफिट बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, कौन से रीज़न की वजह से बढ़ा है, अगर प्रॉफिट में कटौती हुई है, पैट में कटौती हुई है तो वो क्यों हुई है, उसका जो डिटेल में जो डिकोडिंग होता है वो नॉन फाइनेंशियल पीपल के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हमें पता है कि कितनी सारी डेली बेसिस पे अभी रिज़ल्ट की सीज़न है तो कितने सारे डेली बेसिस पे रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम लोग कैसे इतने सारे रिज़ल्ट को डिकोड करें। ऑल्सो प्रमोटर के बारे में जानना, प्रमोटर ने जो गाइडेंस दिया था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर या फाइनेंशियल ईयर के लिए वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी हमें जानना पड़ता है। उसके लिए पिछले क्वार्टर की ट्रांसक्रिप्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट वगैरह हमको चेक करने रहते हैं। सो ये काफ़ी टीडियस टास्क हो जाता है, तो उसके लिए हम लोगों ने ट्राई किया है कि हम लोग कुछ AI की हेल्प ले इसमें। और उसके लिए हम लोगों ने एक मॉडल ट्रेन किया है कुछ रिलेवेंट प्रॉम्प्ट्स देकर, और ट्राई किया है थ्रू दिस कंपनी एनालिसिस। वो हम आपको कन्वे करेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो ये है उसका आउटलुक। सबसे पहले ये बता दूं कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो ये जो भी डिटेल्स आपको मैं बताने वाली हूँ अदानी एंटरप्राइज के रिजल्ट के बारे में, वो कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल नहीं होगा, ये ओनली एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड होगा। सो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे पहले हमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अटैच करने रहते हैं टू गेट एनालिसिस रिपोर्ट। तो यहाँ पे मैंने PPT PDF कुछ भी लास्ट ईयर का जो भी होगा उसको मैंने अपलोड किया है। और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड की है जो Q2 में आई थी। Q3 के लिए अभी कॉन्फ्रेंस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो कल आने वाली है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे वो सारे मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। और उसके बाद आई हैव जनरेटेड दिस फाइनेंशियल एनालिसिस रिपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंसोलिडेटेड मैट्रिक्स में रेवेन्यू की कंपैरिजन है, क्वार्टरली, 9 मंथली और ईयरली। 6 मंथ का डेटा अवेलेबल नहीं था तो यहाँ पे वो आपको नहीं दिखाएगा। रेवेन्यू, एबिटा, पैट सबका डेटा है जो यहाँ से फैच किया गया है फ्रॉम दिस PDF, बिकॉज आई अटैच दिस PDF here। ओके, तो ये डेटा वहाँ से फैच किया गया है। चलिए अब थोड़ा डिग इन करते हैं कि ये डेटा है वो क्या कहता है, वेदर अदानी एंटरप्राइज डिड एज पर द एक्सपेक्टेशन और नॉट, वो हम चेक करेंगे। तो ये समरी जो है वो CFO या CFA लेवल की जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं उनसे उनके लेवल के हिसाब से बनाई गई है। तो अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड रिपोर्टेड स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग Q3 FY26 रिजल्ट। ओके, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्होंने कैपेक्स किया है, उसके बारे में है। पैट में थोड़ा डिक्रीमेंट हुआ है जिसका रीज़न है कि सब्सटेंशियल एक्सेप्शन गेन फ्रॉम द फाइनल डाइवर्समेंट ऑफ अदानी विल्मर लिमिटेड। फिर उसमें अंडरलाइंग ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी फॉर 9 मंथ्स रिमेन्स प्रेशर्ड बाय वॉलेटिलिटी इन इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट सेगमेंट। अदानी के जो कमोडिटी सेगमेंट है उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है, तो उसकी वजह से रिजल्ट में थोड़ा सा दबाव है। क्रूशियल द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन
ऑफ 25,000 करोड़ राइट इशू। जैसे कि आपको पता है अदानी ने लास्ट में 25,000 करोड़ का राइट इशू रेज किया था, तो उसमें 30% से भी 30% ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था उसमें। तो अभी डेट टू इक्विटी रेशियोज़ का जो है वो 1.5 से 1.19 हो चुका है, तो उसमें थोड़ा डिक्रीमेंट हुआ है, जो एक अच्छी साइन है। It's providing a substantial headroom for continued massive capital expenditure its core incubation portfolio। अदानी ने जो नया उसका वर्टिकल शुरू किया है एयरपोर्ट कॉपर डेटा सेंटर के रिलेटेड, उसमें उसको अच्छा रेवेन्यू मिला है, वहाँ से पैट ज़्यादा आया है कंपेयर टू इट्स कोर बिजनेस। ओके, तो अभी देखते हैं कि गाइडेंस में क्या था। Q2 में जो FY26 Q2 था, उसके कॉन्फ्रेंस कॉल की जो ट्रांसक्रिप्ट है जो आपने अपलोड की है, उससे वो कंपेयर कर रहा है कि एबिटा अनलॉक कहाँ से हुआ था। उसमें बताया गया था कि मैनेजमेंट एक्सप्लिसिटली गाइडेड फॉर सिग्निफिकेंट एबिटा अनलॉक फ्रॉम द कंप्लीटेड एसेट स्पेसिफिकली साइटिंग द न्यूली कमीशन्ड नवी मुंबई एयरपोर्ट, the Kutch copper plant 500 KTPA fully commissioned and ramping up, and गंगा एक्सप्रेस हाईवे। सो ये चीज़ें जो है वो गाइडेंस में दी गई थी, जहाँ से एबिटा आया है, अच्छा एबिटा आया है Q3 में। राइट इशू के बारे में जैसे कि मैंने बताया, उसमें भी फंडिंग हुई है कैपेक्स के लिए, जिससे लोन में घटोती हुई है। फिर जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की जो टाइमलाइन थी वो भी मैच हो चुकी है। तो यहाँ पे पीबीटी जो फाइनेंशियल Q2 में पीबीटी था 814 का, वो अभी Q3 में उसको बढ़ चुका है वो। दैट डिफरेंस इज़ 59%, जो एक अच्छी साइन है। फिर एयरपोर्ट में जो एयरपोर्ट से जो आया है पीबीटी, वो है 451 CR, और इस क्वार्टर में वो बढ़ गया है, दैट इज़ 112%। डेट टू इक्विटी रेशियो में जैसे मैंने बताया डिक्रीमेंट हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन, इट इज़ बिकॉज ऑफ अ राइट इश्यू। जो फिर की फाइनेंशियल मैट्रिक्स हम लोग चेक करें तो पता चलता है कि इनकम में बढ़ोतरी हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर, विच इज़ 8.4%। पीबीटी में भी बढ़ोतरी हुई है, विच इज़ 126%। फिर पैट में आई थिंक दिस इज द रॉन्ग डेटा, आई थिंक इट पिक्ड, लेट मी चेक। PBT is 575.56। हाँ, तो पैट इज़ 576, सो वो यहाँ पे थोड़ा गलत है, बट ओवरऑल उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। एबिटा में भी इंक्रीमेंट हुआ है। और रेवेन्यू मॉडल के बारे में देखें तो रेवेन्यू ट्रेंड के बारे में देखें तो 9 मंथ का जो रेवेन्यू है उसमें डिक्लाइन हुआ है। तो टोटल इनकम डिक्रीज बाय 4.1% ऑन ईयर बेसिस, प्राइमरी ड्रिवन बाय अ डिक्लाइन इन इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेडिंग सेगमेंट। तो उसका जो IRM का जो सेगमेंट है उसमें रेवेन्यू में थोड़ा डिक्लाइन है अगर 9 मंथ के डेटा को कंपेयर करें तो, विच इज़ 4.1%। जो पहले था 21,000 करोड़, जो अब है वो 21,000 करोड़ है, और जो पिछले 9 मंथ में था, पिछले फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ का अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें 29,000 था, तो उसमें 26% जितनी डिक्लाइन है। फिर रिफ्लेक्टिंग लो एक्सपोर्ट वॉल्यूम, प्राइस वॉलिटिलिटी एंड साइटेड बाय मैनेजमेंट इन Q2। जैसे Q2 में उन्होंने बताया था कि वॉल्यूम लो एक्सपोर्ट वॉल्यूम और प्राइस वॉलिटिलिटी की वजह से उसमें डिक्लाइन हो सकता है। फिर Q3 सिक्वेंशियल एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चेक करें तो Q3 रेवेन्यू ग्रू बाय 8.4%, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, एंड 16.6% सिक्वेंशियली
indicating the momentum in incubation business is beginning to offset the trading segment weakness. The airport segment revenue was the primary sequential growth engine. यस सो जो भी नए वर्टिकल्स शुरू हुए हैं, डेटा सेंटर, एयरपोर्ट, फिर हाईवे, सब में अच्छा रिजल्ट है कंपेयर टू आईआरएम. फिर एबिटा एनालिसिस और मार्जिन ट्रेंड में हम अगर डिग इन करें तो पता चलता है कि डिस्पाइट ऑफ रेवेन्यू हेडवाइंड 9 month एबिटा grew robust by 33%, highlights a successful shift in business mix towards a higher margin infrastructure access. जैसे कि मैंने बताया एयरपोर्ट और माइनिंग सर्विस में एबिटा ग्रो हुआ है. ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में बात करें तो 9 month ऑपरेटिंग मार्जिन उसका है इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 12%, 12.82% to 15.05%, confirming the strategic shift toward the margin accretive asset, जो 3% से बड़ा है ऑपरेटिंग मार्जिन, विच इज़ ऑल्सो गुड साइन. अभी पैट चेंजेस में देखते हैं. पीबीटी में कोर ऑपरेशनल पीबीटी इज डाउन 31% एंड 9 month FY26 ड्यू टू IRM डाउनटर्न एंड विच इम्पैक्टेड ओवरऑल कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी. जैसे कि बताया मैंने कि IRM की डाउनटर्न की वजह से उसमें प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा डिफरेंस आया है. अभी रिपोर्टेड पैट सर्च के बारे में बात करते हैं. रिपोर्टेड पैट एट्रीब्यूटेबल टू ओनर फॉर 9 month FY26 सर्ज्ड 193% to 9,560 crore. This entirely due to the massive exceptional gain of 9,215 crore recorded across Q2 and Q3, largely stemming from the full divestment of the residual 20% stake in AWL Agri Business Limited. Okay. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सर्ज्ड सिग्निफिकेंटली and this 160% increase is highly correlated with the commissioning and ramping up the Kutch copper plant, which requires substantial raw material inventory and consumption. This is characteristic of new major assets beginning operation. So operating में expenses काफ़ी हद तक हुए हैं. अगर 9 month का डेटा इस साल के पिछले डेटा से कंपेयर करें तो विच इज़ इंक्रीज 160% compared to last 9 month financial year data because of Kutch copper plant and उसमें जो रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री का कंजप्शन होता है उसकी वजह से इसमें इंक्रीमेंट हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में. और अदर इनकम के बारे में बात करें तो अदर इनकम रिमेन स्टेबल, सजेस्टिंग नो मेजर नॉन कोर एसेट सेल्स ऑन वन टाइम ट्रेजरी गेन्स आउटसाइड द एक्सप्लिसिटली नोटेड एक्सेप्शनल आइटम्स. ओके, अभी एयरपोर्ट का टोटल रेवेन्यू और पीबीटी देखते हैं. तो चेंज ड्राइवर ये था उसमें द सिक्वेंशियल एंड ईयर टू डेट एक्सेलरेशन इज ड्रिवन बाय 2 key factors mentioned in a Q2 commentary. Tariff revision across the 4 airport and successful monetization on non-aero revenue. The Q3 PBIT jump by पहले वो 451 CR था लास्ट क्वार्टर में और इस साल बढ़कर 959 हो चुका है. दैट इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द इनॉग्रेशन एंड इनिशियल फेज ऑफ ऑपरेशन एट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन Q3 FY26. ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि एयरपोर्ट पे नया काम जो चालू हुआ है उसकी वजह से PBIT में जंप अप मिला है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर. सस्टेनेबिलिटी भी दिखती है. दिस ग्रोथ इज हाईली सस्टेनेबल. Infrastructure asset like airport generate predictable regulation, inflation like linked cash flow from the decades. एंड जो एयरपोर्ट इंडस्ट्री जो है उसमें रैम्प अप एंड गुवाहाटी कमीशन इट्स न्यू टर्मिनल एंड दिस सेगमेंट विल बिकम द डोमिनेंट लॉन्ग टर्म एबिटा कंट्रीब्यूटर जस्टिफाइंग AEL's इंक्यूबेशन थीसिस. फिर IRM में रेवेन्यू में 26% की घटौती हुई है और
पीबीआईटी में भी कटौती हुई है। तो उसका रीज़न वही है, प्राइस वॉलेटिलिटी और जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है वो डिक्लाइन हो चुका है। इसकी वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमको काफ़ी हद तक कटौती देखने को मिली है। सस्टेनेबिलिटी में करंट लो मार्जिन्स आर लाइकली टेम्पररी tied to a global commodity market. However, AEL is successfully reducing its reliance on the volatile segment. Its contribution to overall EBITDA has fallen as infrastructure segments grow, and the long-term strategy validate minimizing IRM's impact on consolidated performance. अभी न्यू एनर्जी इकोसिस्टम जो ANIL नया सेगमेंट जो हुआ है उसमें इसमें थोड़ा डिक्रीमेंट हुआ है। इफ़ ईयर ऑन ईयर हम लोग चेक करें तो उसमें पीबीआईटी में डिक्लाइन हुआ है 22% एंड क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करें तो। एंड PV module sales volume is 2,443 megawatt in H1 FY26 remained steady, but profitability was impacted by pricing rationalization due to uncertainty around US tariff announcement. ओके सो जो US tariff announcement था उसकी वजह से प्राइसिंग में थोड़ा इश्यू रहेगा। बट जैसे कि आज न्यूज़ आई कि टैरिफ से रिलेटेड US और इंडिया के बीच में जो डील हुई है शायद इसकी वजह से नेक्स्ट क्वार्टर में हमको कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। फिर सस्टेनेबिलिटी में अगर जाए तो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट 18-month नॉर्मलाइजेशन पीरियड फॉर प्राइसिंग एडजस्टमेंट एंड द फोकस रिमेन्स ऑन स्ट्रैटेजिक एसेट क्रिएशन एंड विच विल बी लाइक 6 gigawatt cell per module lines progressing. Okay, this segment is currently in a heavy capex incubation phase and profitability sacrifices now are acceptable for gaining a long-term market position and scaling the integrated green hydrogen ecosystem. ये जो पूरा business है new energy ecosystem that is based on hydrogen ecosystem only. तो ये अभी high capex ले रहा है तो इसमें प्रॉफिटेबल होना इट विल टेक टाइम। सो ये समरी बता रही है अभी फ़िलहाल। फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री के साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिजल्ट वो हम चेक करते हैं। जैसे कि राइट इशू था वो सक्सेसफुल रहा। फिर एयरपोर्ट वाला जो सेगमेंट था उसने अच्छा किया। डाइवर्समेंट आया क्योंकि सेल ऑफ द रिमेनिंग स्टेक इन AWL confirmed that ongoing strategy of monetization mature asset now classified as other revenue surge and exceptional gain. जो कच कॉपर वाला प्रोजेक्ट था, द मैसिव इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल अज्यूम 160% ईयर ऑन ईयर, जैसे कि हमने पहले देखा। strongly suggest the Kutch copper plant has indeed transitioned from a work in progress to major operational asset requiring heavy raw material intake as it ramp up. So इसमें न्यू चैलेंजेस क्या आ सकती है और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो भी इस एनालिसिस रिपोर्ट में दिखाया गया है। तो वो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। गूगल पार्टनरशिप, गूगल के साथ जैसे कि थोड़े टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि अदानी ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है रिलेटेड टू डेटा सेंटर। The partnership for India's largest AI data center campus in Visakhapatnam is a major new lock-in investment, signaling an accelerated scaling in a high-growth Adani Connects vertical. Roads volatility. So the road segment show a major sequential decline in PBIT. तो Q2 में जो था उससे कम हुआ है Q3 में। इट कुड इंडिकेट टाइमिंग इश्यू रिलेटेड टू प्रोविजन कमर्शियल ऑपरेशन डेट एंड रिकॉग्निशन और कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन्स सजेस्टिंग अ वॉलेटिलिटी इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन ड्यूरिंग द हाई कैपेक्स कंस्ट्रक्शन फेज। तो यहाँ पे आगे जाके हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ हाई कैपेक्स। फिर ऑडिट ओवरहैंग में अपने देखते हैं, उसमें एयरपोर्ट नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट से रिलेटेड है उसमें डिटेल है। द ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट कंटिन्यू टू कैरी क्वालिफिकेशन एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर
paragraphs related to historical investigation concerning the Mumbai International Airport Limited is 845 crore alleged misuse. So while management asserts to financial adjustment are needed based on legal advice, and this remains a consistent governance and risk factor noted in a financial disclosure. ओके तो जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है उसमें इसको एज अ रिस्क फैक्टर बताया गया है, तो उसको भी कैच किया गया है इस समरी के अंदर. फाइनेंशियल हेल्थ असेसमेंट अगर हम देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है दैट इज़ 1.19, जो Q2 में 1.5 था और लास्ट ईयर के Q3 में 1.35 था. लास्ट ईयर के Q3 में 1.35 था. इंटरेस्ट कन्वर्जेंस रेशियो अगर हम चेक करें तो विच इज़ इंक्रीज्ड कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर बट डिक्रीज कंपेयर टू लास्ट 9 months FY25. ओके, तो डेट सर्विस कन्वर्जन रेशियो में भी इंक्रीमेंट हुआ है कंपेयर टू बोथ रिजल्ट. करंट रेशियो है 1.01 है, वो भी उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है. फिर डील लिवरेजिंग सक्सेस, द नेट डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 1.9 प्रेजेंट द मेजर सक्सेस इन AEL capital management plan, and the right issue significantly boosted equity to converting a shareholder loan and raising new fund. तो इससे क्या होगा कि कैपेक्स करने में कैपेक्स भी हो गया, डेट टू इक्विटी रेशियो भी सॉल्व हो गया, और जिसकी वजह से लोन कम लेनी पड़ेगी आगे जाकर. कन्वर्ज इम्प्रूवमेंट में बोथ ICR एंड DSCR हैव इम्प्रूव्ड सिक्वेंशियली, demonstrating that rising EBITDA from incubation asset is effectively covering the increased financial cost. तो बस उसी के बारे में बताया गया है इधर. वर्किंग कैपिटल चेंजेस, द करंट रेशियो स्लाइटली क्रॉस्ड 1.0, signaling improved short term liquidity compared to the previous quarter. It suggests the working capital cycle stresses related to commodity trading and the initial copper plant inventory buildup may be stabilizing a new infrastructure asset, generating a operating cash flow. So the cash flow implications अगर हम देखें तो उसमें पता चलता है कि the focus of AEL remains on investing heavily in a projects like a Ganga Express, Copper, ANIL, and major exceptional gain from AWM divestment. Our primary cash flow realization event, which combined with the right issue proceed, strengthen the internal liquidity position dramatically, and the liquidity is critical to sustain the high growth and investment required before the mega project reached maturity. So these are the overall verdict. ये सब उसी चीज़ों के बारे में जो हम लोगों ने already discuss की है. तो as per the data which I provided, it gives a positive verdict, but this is just a analysis report which I have tried to do using AI, so don't consider it as a real verdict. Take your own investment decision and use this information as only education purpose. चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसमें और मैं क्या चीज़ इंक्लूड कर सकती हूँ और क्या इसमें था जो अननेसेसरी था उसको रिमूव किया जा सकता है. और ये भी बता सकते हैं क्या AI से डिकोड करना सक्सेसफुल था या फिर इसको पूरी PDF को रीड करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है. ठीक है, और इस AI एनालिसिस को और बेहतर बनाने के लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन. सो बस यही है. और कौन सी कंपनी के बारे में आप एनालिसिस जानना चाहते हैं थ्रू दिस टूल, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन टू. वी विल डिकोड दैट कंपनीज रिजल्ट एज वेल. तब तक के लिए धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.